पहला प्रश्न आपका, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं? तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के उप प्रधानमंत्री पद जो है वो जितने धारक किए हैं उनके थोड़ा नाम हम बता दे रहे हैं, सातों के नाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947-1950 तक थे। मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक थे। चौधरी चरण सिंह 1979 तक थे। जगजीवन राम 1979 तक थे। वाईवी चौहान 1979 से 80 तक थे। देवीलाल 1989 से 90, 1990 से 91 तक थे। एल के आडवाणी 2002 से 2004 तक थे। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन के रेडिय सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडिय सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, प्रोटेन और ट्राइटियम है। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज रॉबर्ट पीरे तथा मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। जब अस्थायी नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है तो रेडियो सक्रियता कहलाता है। रेडियो सक्रियता के माप GM काउंटर द्वारा की जाती हैं और अभ्र कोष्ठ का उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि धुआं किसका उदाहरण है? धुआं आपका ठोस का गैस में विलयन है। धुआं आपका ठोस में गैस का विलयन है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करें तो धुआं विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। जल सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। ठोस में विलयन पीतल होता है, जैसे तांबा में जस्ता। और ठोस का द्रव में विलयन थैलियम में पारा। ठोस का गैस में विलयन कपूर में वायु का। और द्रव में ठोस का विलयन पारा में लेड। गैस में ठोस का विलयन धुआं, वायु में आयोडीन। और गैस में द्रव का विलयन कुहरा, बादल, अमोनिया का जल। और गैस में गैस का विलयन आपका वायु हो जाएगा, गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है जो बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है? तो आपका हाइड्रोजन का मान सबसे अधिकतम होता है। बात करें यह हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। तरल हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। गैस ज्वालक में उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तब पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक आपका क्या पाया जाएगा? प्राकृतिक तत्व पाया जाएगा। 5 का ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर है। लोहा शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए लोहा आवश्यक है। लोहा प्राप्ति के स्रोत जैसे बाजरा खाइए, केला, अंडे का पीत इत्यादि है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो 6 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यह फिनोमिना जो है आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्ट सफिक्स चुनना है। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि चोर घर में घुसकर सारी मूल्यवान वस्तुएं ले गए। सारे मूल्यवान के लिए आपका वैल्यूएबल शब्द लिया जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बेलो, सी गेव मी ए गिफ्ट। 8 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। उसने मुझे सोया हुआ पाया। तो 9 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका फाइंड द एरर, आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का ज्वाइन के साथ इन का प्रयोग गलत है, तो गलत है तो नहीं लगाइए इन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो क्रिकेट के बारे में ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया आपका। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। और बात करें हम इनके बारे में कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। फ्रांस और ब्राज़ील का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। जापान का जूडो है। भारत और पाकिस्तान का फेवरेट यानी राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कश्मीर का नीरो किसको कहा जाता है? तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था तथा राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उच्चल एवं सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया था। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष एवं उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान
कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कनौज के पुष्यवृत्ति वंश के शासक हर्षवर्धन कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कनौज के निकट संघासम में स्थापित किया था। और हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था। कर्नल राजतरंगड़ी का लेखक एवं हर्ष का आश्रित कवि था, जिसने राजतरंगड़ी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेल। इलेक्ट्रॉन सेल की सतह वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। सन 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना, जिसके केंद्र में धनावेशित कण स्थित होता है। इस धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल या पलम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इस प्रश्न की क्या मारत है आप, ये इलेक्ट्रॉन सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक परजीवी पौधा है। तो कस्क्यूटा जो है ना, एक परजीवी पौधा जिसको अमर बेल भी कहते हैं। और परजीवी ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं तथा उसे हानि पहुंचाते हैं। परजीवी का उदाहरण होता है कवक, जीवाणु, विषाणु। सहजीविता किसे कहते हैं, जो एक जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता लेकिन दूसरे जीव लाभ में रहता है, जैसे अधिपादप और लियाना। परभक्षण, एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरह से भक्षण करता है, जैसे जूफाइंगस, आर्थोविट्रस आदि। सहजीवन, इसमें दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है, जैसे कवक शैवाल मिलकर लाइकेन बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन है। तो यहाँ पर गर्भ केसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भ केसर। 15 का ये हो जाएगा। जयांग, इसमें अंडप होता है। अंडप के 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। पुमंग नर जननांग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कला और बुढ़ा चांद किसकी रचना है। तो कला और बुढ़ा चांद आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी है सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, जो नेपाली है ना, ये कौन नेपाली है, तो इसका नाम है सुंदर का ध्यान सुंदर, एक आकर्षक और सागरवृत्त रचना श्री गोपाल सिंह नेपाली की है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है। तो 18 का ऑप्शन सी जो है सही है। दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा के कवि है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, दयानंद का संधि विच्छेद दया प्लस आनंद। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो 20 का बी हो जाएगा, टोयोटा। कार निर्माता कंपनी टोयोटा भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसा इंजन होता है जिसमें पेट्रोल और इथेनॉल मिथेनॉल के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के फ्यूल के फ्लेक्स या फ्लेक्सिबल फ्यूल कहा जाता है। 23 प्रश्न का मार दिया ना टोयोटा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में विद्यमान है, माने गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगा। तो आपका कोणीय संवेग को दर्शा रहे हैं। तो 21 का आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, कण का कुल कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन दो देशों के बीच हुआ था। तो संयुक्त अभ्यास अजय वारियर आपका किसके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था। किसके बीच, यूनाइटेड किंगडम, भारत और। इसके बारे में बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 का 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक सैलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। एक्सरसाइज अजय वारियर यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत का एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बाब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बाब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराएं तब इसका आवर्तकाल टी से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापित तरल के भार पर। इसके बारे में बात की, उत्प्लावी जो बल है ना, वो
बहुत से बातों पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के घनत्व पर, वस्तु के डूबे भाग का आयतन एवं गुरुत्वीय त्वरण पर। तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा एवं वस्तु द्रव में तैरेगी। उत्प्लावी बल द्रव द्वारा वस्तु पर लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल है। उत्प्लावी बल वस्तु के भार को घटा देता है। उत्प्लावता का नियम आर्किमिडीज ने दिया था यूरेका का चिल्लाकर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वायु में प्रचकी स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो 25 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बात करें हम लोग कि बर्नौली प्रमेय द्रवों के प्रवाह की व्याख्या करता है। यह ऊर्जा प्रमेय केवल उन्हीं द्रवों के लिए लागू होता है जो धारा रेखीय प्रवाह में अश्यान होते हैं। जैसे हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ जाना, पटरी पर ट्रेन के तेजी से गुजरने पर धूलकण का पटरी की ओर आकर्षित होना आदि बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। बर्नौली प्रमेय जो आधारित यंत्र है जैसे वेंचुरी मीटर है, कणित्र है एवं फिल्टर पंप है। वेंचुरी मीटर द्वारा नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस नली में पारे का मेनिस्कस होता है। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, किस नली में पारे के मेनिस्कस का आकार उत्तल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल, मेनिस्कस उत्तल हो जाएगा। बात करें किस नली में पारे की परत नीचे गिर जाती है। किस नली में पारा किस नली के तल को नहीं भिगोता है। यदि द्रव या अश्यान द्रव हो तो किस नली में मेनिस्कस का ऊपरी आकार अवतल होता है। यह द्रव किस नली में ऊपर चढ़ जाता है। यह द्रव किस नली के तल को भिगो देता है। पृष्ठ तनाव के कारण पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी हो जाती हैं। कांच की नली के सिरों को बर्नर ज्वाला में गर्म करने पर आपका गोल हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। तापमान में वृद्धि होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अघुलनशील ठोस या द्रव के मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। घुलनशील ठोस या द्रव को मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होगा। तो जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप जो है ना अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होने पर ताप नियत रहता है। 1 ग्राम ठोस को द्रव में समान ताप पर बदलने तथा 1 ग्राम द्रव को ठोस में बदलने पर ताप हमेशा नियत रहता है। जल को बर्फ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तित करने पर बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में परिवर्तित करने में आवश्यक उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। द्रव का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है और द्रव का क्वथनांक मतलब समानुपाती होते हैं दाब के। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तर रहे हैं। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें 28 नंबर की, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो अपने भार के बराबर आयतन के बराबर जो है अपने भार के बराबर आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। जब जल में बर्फ डाला गया होगा तभी यह अपने बराबर आयतन को विस्थापित किया होगा। यही कारण है कि बर्फ के टुकड़ा के पूर्णतः पिघल जाने पर पानी से भरे मग में जल का स्तर समान बना रहता है। साधारण जल में बर्फ का 1/10 भाग जल के ऊपर तैरता है तथा 9/10 भाग जल के नीचे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, विनिर्माण उत्पाद। विनिर्माण उत्पाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोक कीमत सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है जो पहले साप्ताहिक स्तर पर होता था। इसका आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है जो अप्रैल 2017 से प्रभावी है। इस सूचकांक में सेवाएं शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग क्या होगी। तो वो भी बढ़ जाएगा। काहे आप चाय पियेंगे और चाय का मूल्य अचानक बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी आप जाएंगे ना पीने, तो वो भी तो बढ़ेगा। ऐसे थोड़े कि कॉफ़ी वाला चुप बैठेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, स्थापन की मांग भी बढ़ती है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थापन की मांग बढ़ती है। स्थापन वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे का स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। और आपका कोको कोला के जगह पर आप थम्स अप पी लेंगे या स्प्राइट पी लेंगे, उसी प्रकार है स्थापन की वस्तुएं एक दूसरों का स्थापित कर देता है। जब कॉफ़ी का मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो उपभोक्ता चाय की ओर आकर्षित होगा तथा इसके विपरीत जब चाय का मूल्य बढ़ने पर चाय से कॉफ़ी की ओर स्थानांतरित होगा।
स्थापन वस्तु के प्रयोग पर हम विदेशी मुद्रा को भी अधिक संरक्षित कर सकते हैं। आयात वस्तुओं की मांग को भी कम कर सकते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल आयात को कम करने की योजना भारत सरकार का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यह बताना है कि वेन गैराक जो आप देख रहे हैं इसमें तीनों प्रकार के खेल MNL में भाग लेना होता है। साफ डायरेक्ट आंसर कहिए ना, आपका छाव जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो तीनों खेल खेल रहा है, जो छवे गो ऐसा आदमी है जो तीनों खेल को खेल रहा है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप क्या है? एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10√2। क्या हो जाएगा? 10√2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर देखिए कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फॉर्मूला होता है कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा। एफ का मतलब बल, एस का मतलब विस्थापन, कॉस थीटा आप कोण के लिए लगाते हैं। तो आप जीरो जो बता रहे, एस का मान जीरो बता रहेगा तो आप एफ में और एस में गुणा कराएंगे जीरो में और आप एफ ले गुणा कराएंगे तो जीरो ना होगा, तो आपका जीरो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बल या विस्थापन, किसी एक के शून्य होने पर भी कार्य शून्य हो जाता है। कार्य बल तथा विस्थापन की दिशा में वस्तु के कार्य जो है बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। यदि बल और विस्थापन के समांतर हो तो कार्य धनात्मक होता है। यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन पर परस्पर लंबवत होते हैं तो किए गए कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की दोगुनी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 35 का, तो 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, एक जो आएगा निकाल लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो x-1 माने 36 का डी हो जाएगा। मान रख कर निकाल लीजिएगा आपका करेक्ट आंसर। जैसे x बराबर 1 रखिएगा, एक बार x बराबर -1 रख कर देख लीजिएगा आप क्लियर आंसर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आपका डी नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित बहुपद में x बराबर 4px तथा qx का ये मान रखकर आप बना सकते हैं। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर निकल गया, 1/30 आएगा, हम बना चुके हैं। नेक्स्ट आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष निर्देशांक 4 0 -5 0 और 0 0 है। तो ये आप फॉर्मूला याद करे होंगे, 1/2 होता है अगुण x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का फॉर्मूला आप लगाकर इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। इसका 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य सीधा आधा कीजिए, तो एक n × n + 1/2 कीजिए, आपका 10.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 39 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि बॉक्स में 10 आम जिसमें 4 सड़ गए हैं तो 4 को आपका काउंटे नहीं करना है। एक साथ 2 आम लिए गए हैं, यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे? C2 माने 6C2 बटा में 10C2 कर इन 15/45 के 1/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति को लागू किया था? तो हंटर समिति। कौन था? हंटर समिति। 11 का ऑप्शन ए जो बोलो के 41 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। हंटर आयोग जो है जनरल ओ डायर से को दोष मुक्त कर दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। मालवीय समिति ने लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना व्यक्त किया था और आपका इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है 1936 में हुआ था। कब होता है? 1936 आपका करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़ा किसान नेता थे और MG रंगा अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। वास्तिल के किला तोड़ने के साथ फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुआ। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के मनाया जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां था और फ्रांस की क्रांति विश्व में सर्वप्रथम राजतंत्र को हटाने में सफलता पाई थी। नेपोलियन ने 1804 में गणतंत्र को समाप्त कर पुनः राजतंत्र स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है 14 जुलाई 1789।
नेक्स्ट प्रश्न क्या, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था? तो आपका कोई नहीं था, टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। भारत के टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। टीपू सुल्तान मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर और नेपोलियन से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था और अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन भारत में टीपू सुल्तान साबित हुआ शासक विशेष से। और 4 मई 1799 को टीपू श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में लड़ते हुए अपने किलों के प्रवेश द्वार के सामने मारा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। माने ऑप्शन डी जो है 45 का करेक्ट है कि मुद्रास्फीति ऋण लेकर या मुद्रा छापकर घाटे की वित्तीय व्यवस्था किया जा सकता है। हिनार्थ प्रवर्धन भी घाटे की वित्तीय व्यवस्था भी कहलाते हैं। हिनार्थ प्रवर्धन एक सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। आरबीआई द्वारा नई मुद्रा छापकर सरकार की घाटे की वित्त व्यवस्था की पूर्ति की जाती है और आपका यह प्रत्यक्षतः मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है, इस कारण मुद्रास्फीति आती है। नेक्स्ट का आपका प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उर्दू शायरों के 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब का जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 के सैनिक विद्रोह में असफलता का कारण एकता की कमी थी, सबसे महत्वपूर्ण यही कारण माना जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं 1857 का जो तत्कालिक अर्थ था वो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? 47 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 47 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य है एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना। इसके बारे में बात करें, नोटिस मनी 2 से 4 दिनों के लिए उधार लेना या ऋण देना कहलाता है। आपका कॉल मनी बाजार भारतीय मुद्रा बाजार का अंग है। वह धन जो एक दिन यानी 24 घंटे के लिए उधार दिया जाता है कॉल मनी कहलाता है। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में बात की, इन्होंने 1827 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जेवी कृपलानी ने कांग्रेस के 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देश की आज़ादी के समय जेवी कृपलानी मैंने जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष बेमस चंद्र बनर्जी थे जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में किए थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी 1886 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और प्रथम अंग्रेज जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था वो जॉर्ज यूले था जो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेवार था? तो आपका कौन था? टुडरमल। कौन था? टुडरमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टुडरमल जो दसाला प्रति 10 साल के औसत उत्पादन के आधार पर 1580 ईस्वी में लागू हुआ था और वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर द्वारा जब्ती प्रणाली भू राजस्व में लागू किया गया था। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। बीरबल यूसुफजाई जनजातियों के विद्रोह दमन करने के दौरान मारा गया था। अच्छा, आपका जय सिंह औरंगजेब के दरबार में महान सेनापति था। आपका शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि जय सिंह द्वारा किया गया था। आईने दहसाला का प्रणेता टोडरमल था। मध्यकाल में भू राजस्व क्षेत्र में सर्वाधिक जो ख्याति टोडरमल ने अर्जित किया था। हमको नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो है 1784 में स्थापित किया गया था। ये सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन है आपका बी ए करेक्ट आंसर है, सर विलियम जोन्स। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय गौरवशाली विषयों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल में द्वैध शासन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा लगाया गया था। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे। भारत में शिलालेख लेखन की शुरुआत अशोक द्वारा किया गया था। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो 51 का ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी 20 सितंबर 1924 को आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1924 को एक समझौता हुआ था जिसे गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से जानते हैं। पुणे पैक्ट पर संवर्णों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला पंडित मदन मोहन मालवीय और अछूतों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर प्रमुख हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था और
अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी ने इसका पंचायत के विरुद्ध सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पुणे में गांधी व अंबेडकर के मध्य समझौता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रेलवे डिब्बा का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो 52 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर पेराम्बूर में। कहाँ हो जाएगा? पेराम्बूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन मुंबई और कुर्ला के बीच 3 फरवरी 1925 को हुआ था। रेलवे का परिचालन व्यय लगभग 92% है। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी 14 अप्रैल 2008 को कलकत्ता के चितपुर से ढाका के बीच प्रारंभ की गई थी। थार एक्सप्रेस का भारत और पाकिस्तान के बीच परिचालन हुआ था। बंधन एक्सप्रेस जो है 2017 में भारत बांग्लादेश के बीच परिचालन हो रही थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो 53 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, नीरी। क्या हो जाएगा? नीरी करेक्ट आंसर है। नीरी का फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना इसका 1958 में हुआ था। और जबकि डीआरडीओ का स्थापना भी 1958 में हुआ था। आपका नासा के भी स्थापना 1958 में हुआ था। CSIR का जो पूरा नाम है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना 1942 में हुआ था CSIR का। नेक्स्ट आपका ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में हुआ था। पर्यावरणीय दृष्टि से भारत में वायु प्रदूषण में दिल्ली का स्थान अत्यंत प्रदूषित शहर में स्थित है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। ग्रीन पार्टी जर्मनी की है जो पर्यावरण के प्रति समर्पित है। कार्बन क्रेडिट जो है पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब? तो आपका 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होते हैं। ऑप्शन डी जो है 54 का करेक्ट आंसर हो है। और भविष्य में सूर्य की ऊर्जा देते रहने का अनुमानित समय 10 के पावर 11 वर्ष है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। और नवीनतम 7 मंदाकिनी ड्वार्क मंदाकिनी है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी का न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में आपका मृदा का अध्ययन किया जाता है। 55 का ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय और लवणीय मिट्टी, लाल मिट्टी, पिटमय या दलदली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और वनीय मिट्टी। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाई जाती है। अमृत क्रांति के संबंध नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। सुनहरी क्रांति के संबंध फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में स्थित है। गार्डन रिच वर्कशॉप आपका कोलकाता में स्थित है। और आपका गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड को 1934 ईस्वी में एक कंपनी के रूप में नियमित किया गया था। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा स्थित है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में स्थित है। मझगांव आपका मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न आपके, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश में। 57 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। सागवान वृक्ष इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होता है। रेडवुड वृक्ष भी इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होता है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है 2 वर्षों के लिए। और आपका प्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। भारत में कुल वृक्षावरण एवं वन क्षेत्र 24.62% भूभाग पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? तो आपका हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। भारत में पुरुष साक्षरता जो है 82.14% है। 2001 में भारत में पुरुष साक्षरता अनुपात 75.26% था। वही महिला साक्षरता आपका 65.46% था। 2001 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 53.67% है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो 59 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर शीतोष्ण जलवायु। क्या जाएगा? शीतोष्ण जलवायु करेक्ट आंसर है। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, परंतु इसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की कृषि की जाती है। संसार में सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग गेहूं की कृषि के लिए हुआ है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल आपका गेहूं ही है, लेकिन भारत, चीन एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य फसल आपका क्या है? चावल है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कोयले के किस रूप में अधिकतम कार्बन प्रतिशत पाया जाता है? आपका एंथ्रासाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि कौन से में कितना पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट में 90% अधिक आपका कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में 70 से 85% कार्बन पाए जाते हैं। लिग्नाइट जो कि भूरा कोयला है 65 से 70% कार्बन है। और पिट कोयला आपका सबसे घटिया कोयला है जो कि 50 से 60% इसमें कार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। और वही नवीन जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं। बात करें भारत का सर्वप्रमुख मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। मिट्टी का ऊपरी परत जो फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का धारण रखने की क्षमता रखता है उसे मृदा कहते हैं। मृदा अपरदन से पोषक तत्वों में कमी आती है। मृदा अपरदन दो प्रकार, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की बता दी हम लोग, खादर बांगर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश की कम है। किसके है? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग, वहीं आपका अरुणाचल प्रदेश में 17 ही व्यक्ति रहता है 1 किलोमीटर में। तो वही बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है जो संपूर्ण देश में सबसे अधिक है। आधुनिक जनगणना लॉर्ड जो मेयो के समय 1872 ईस्वी में हुआ था, वही नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जब 1921 ईस्वी की आबादी 1911 ईस्वी की तुलना में लगभग 13 लाख कम हो गई थी। इसके बाद हमेशा बढ़ती रही है जनसंख्या और 1950 से 1990 के मध्य जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी और 1951 की जनगणना के जनसंख्या दृष्टि से लघु विभाजक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें आपको बताना है कि रेडियो और टेलीविजन हम नहीं, आपराधिक मामले 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है आपका समवर्ती सूची में है। वही पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय है और आपका रेडियो और टेलीविजन किसका है? तो आपका ये संघ सूची का विषय है और विदेशी मामले भी आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न का ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये प्रशासनिक प्राधिकरण क्या हो जाएगा? प्रशासनिक प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से पंचायत के मतदाता द्वारा होता है। पंचायत समिति में 16 सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों में से एक प्रमुख और उप प्रमुख चुने जाते हैं। पंचायत समिति जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम को सरकार किस विषय में बात करता है? तो 65 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, सरकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बारे में बात करें तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान सहकारी समितियों के लिए किया गया है, जैसे मौलिक अधिकार में समावेश किया गया है अनुच्छेद 1 का ग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समावेश अनुच्छेद 43 का ख, संविधान के भाग 9 ख को जोड़कर अनुच्छेद 243 य ज से अनुच्छेद 243 य न का समावेश किया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का सीमा और दल बदल कानून में सुधार से है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची से 4 और भाषाओं को जोड़ा गया था, अब 22 भाषा हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अब राजनीतिक दलों पर कठोर कानून बनाया गया है। अब किसी दल का 2/3 भाग अलग होने पर ही सदस्यों की सदस्यता बनी रह सकती है, अन्यथा पार्टी से अलग होने पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल में 1/3 सदस्यों के अलग होने पर सदस्यता नहीं खो सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण नीचे दिए कूट के अनुसार चुनना है? तो 66 का ऑप्शन बी जो है आपका 1 2 3 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। अब बात करें राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है और राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। आपका राज्य वित्त आयोग एक गठन, जो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका और पंचायत राज्य के वित्तीय विषयों पर सिफारिश देता है। जिला पंचायत स्थानीय स्वशासन को अधिक सशक्त करने के लिए रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवृतबीजी एंजियोस्पर्म।
आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पादप समूह में परागण होता है। आवृतबीजी उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इस समूह के पौधे में जड़, पत्ती, फूल एवं फल बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधों में बीजपत्र होता है और बीजपत्रों की संख्या के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। परागकोश से निकलकर अंडक में बत्तिका अग्र पर परागण के पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। ब्रायोफाइटा सबसे सरल पौधों का समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है और प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम वेतन आयोग का गठन 1946 में श्रीनिवास बादचियर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन और सल्फर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO2 और NO2 गैस वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों में परिवर्तन कोयला में होता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। कोयलों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं, जो अवशेष बचता है उसे कोक कहा जाता है। कोक में 80 से 85% कार्बन पाए जाते हैं। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोक का निष्कर्षण अवकारक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है? तो ये परमाणु अणु कौन है? 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा P4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस के अणु के चारों फास्फोरस परमाणु एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोण पर स्थित होते हैं। प्रत्येक फास्फोरस परमाणु 3 अन्य फास्फोरस परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस परमाणुओं के बीच बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण इसे ठंडा जल में रखा जाता है। यह वायुमंडलीय तापमान के 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने से स्वतः जल उठता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो 71 का ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो 1/10⁹ मीटर। 1/10⁹ मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही आपका 1 गीगा की बात करें तो 1 गीगा मीटर 10⁹ मीटर होता है और 1 टेरामीटर आपका 10⁻12 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय और अस्थिरता को कम करने तथा लघु अवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? तो 73 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स टेबिन। क्या हो जाएगा? जेम्स टेबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स टेबिन टैक्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। और क्या, और आपको बात करें हम लोग, टेबिन ने उन सभी विदेशी विनिमय लेन देनों किसी देश में आती जाती हैं और तो जब यहाँ से बाहर चली जाती हैं तो वैश्विक स्तर पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया जाता है। इसका उद्देश्य लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडित करना था। इस अवधारणा के प्रस्तावकों के अनुसार FDI पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दीर्घावधिक निवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी इंस्टीट्यूट वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक 6 माह में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता तथा वैश्विक और घरेलू कारकों से उत्पन्न जोखिम के प्रति लचीलेपन के समग्र मूल्यांकन को प्रदर्शित करती है। यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनिमय के संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है। RBI ने 26वां वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 29 दिसंबर 2022 को जारी किया था और आपका वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो वो है आपका, निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? तो इस 75 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपनी जोखिम भारतीय संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के संबंध में बैंकों की पूंजी का अनुपात है। इसका निर्णय केंद्रीय बैंकों और बैंकों नियामकों द्वारा वाणिज्य बैंकों को अतिरिक्त लाभ उठाने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने हेतु किया जाता है। यह बेसल मानकों पर आधारित होता है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR बैंकों के ऋण को प्रतिशत में दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न में, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 76 का आपका बी हो जाएगा करेंसी जमा अनुपात। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह तरलता हेतु लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। यह खर्च के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए त्योहारी मौसम के दौरान CDR बढ़ जाता है, क्योंकि लोग ऐसी अवधि के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु जमा राशि को नकद में बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दही
होती हैं। तो दही क्या होता है, खट्टा होता है कि खट्टी होती है। तो 77 का सी हो जाएगा, ये आपका पुलिंग है, क्या है, पुलिंग। तो खट्टा आपका माने सी हो जाएगा, पुलिंग होना चाहिए, दही खट्टा है। गगन कौन सा लिंग है, तो गगन को बताना है। तो 78 का ऑप्शन जो बी हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। गगन क्या है, पुलिंग है। गगन पुलिंग माने जैसे गगन नीला है। नेक्स्ट है नवरत्न में कौन समास है, ये संख्या आ गया। तो संख्या देखते हैं, द्विगु मारती है, द्विगु समास है जो आपका नवरत्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका अकल चकराना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ समझ में ना आ जाना, कुछ समझ में ना आना, अकल चकरा रहा है। तो 80 का ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वासनीय उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। इसमें बताना है 81 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पंज। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि संघ पोरिफेरा के जीव में यू स्पंजिया और स्पंजिला शामिल होता है। घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए किया जाता है। पोरिफेरा संघ के जीव के शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। इस संघ के जीव में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इस संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। केचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है। जोंक भी एनिलिडा संघ का ही जंतु है। नेक्स्ट आपके अम्ल में वृद्धि के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाते हैं, तो आपका लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, तो गुण हाथ पैर में ऐंठन होने लगेगा आपका। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में 500 से अधिक है। पेशियां त्वचा के अंदर मांस में होती हैं। यह अंग में गति उत्पन्न करते हैं एवं शरीर को सुदृढ़ बनाती हैं। इसके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं। इससे में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सेब में मान लीजिए मैलिक अम्ल बताते हैं। स्टिक अम्ल आपका सिरका में पाए जाते हैं, बता देंगे। लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक या नेटल के डंक में या बिच्छू के डंक में आपका पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, आपका केरोसिन या तो मिट्टी के तेल में। और वही बात करें फास्फोरस को, तो फास्फोरस को ठंडे जल में आपको रखा जाता है। तो सोडियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में। आपका पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, या पीले फास्फोरस को हम लोग श्वेत फास्फोरस भी कहते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का ऑप्शन सी जो हो गया परागकोश। क्या हो जाएगा, परागकोश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प का परागकोश भाग जो परागण पैदा करता है। पुष्प जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प में दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जननांग है तथा जयांग जो है मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण यानी पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। तो कोई भी दे दीजिए, काम करेगा सब एक के जैसा। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आपका कैल्शियम रुधिर में स्कंदन आपका देखिए, पहले इस प्रश्न को देखिए कि AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को कोई भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। और आपका किसी व्यक्ति की जो होता है मान लीजिए एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो मान लीजिए रुधिर ए में केवल बी एंटीबॉडी पाया जाता है और रुधिर बी में आपका ए एंटीबॉडी पाया जाता है। और रुधिर वर्ग AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए कोई भी AB का रक्त ले सकता है। और रुधिर वर्ग O में A और B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रक्त में पाए जाने वाले धातु आपका कौन सा है, तब लोहा है, कोई भी मार सकता है। कैल्शियम रुधिर के अंशकंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम की दैनिक मात्रा आपका 1.2 ग्राम होनी चाहिए। और RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। RBC की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद इसके हैं ऊटेम लामा स्तनधारी की RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 एवं फोलिक अम्ल मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है, तो आपका विषाणु से होता है चिकन पॉक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें डेंगू जो होता है, डेंगू ज्वर इसको हड्डी टोर बुखार कहते हैं, या ऑर्बो वायरस से होता है। खसरा मोरबेली वायरस से फैलता है। खसरा रोगी के शरीर पर लाल दाना आ जाता है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम रोग पुरुषों में होता है जब गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस रोग में पुरुष का जो वृषण होता है, अंडकोश जो होता है, नीचे का अंडा जो है निकला रहता है ना, जो
अंडकोश वो वृषण कहलाता है, वो अल्प विकसित हो जाता है और स्तन जो होता है स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, माने पुरुष जो छक्का जिसको बोलते हैं ना, उसमें ये कलाई सिंड्रोम होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक का होता है और विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों का नाम है डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, गुलसोथ, रेबीज, मेनिंजाइटिस, पीलिया, ट्रेकोमा, खसरा, हर्पीस, पीतेजौर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मूल अधिकार का परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो उसी प्रकार 226 के अधीन हाईकोर्ट भी 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों को हनन पर होने पर ही रिट जारी कर सकता है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। 21 फरवरी 2008 से उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 25 न्यायाधीश से बढ़ाकर 30 कर दी गई है और आपको उच्चतम न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों के कुल संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? आपका परमादेश हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का सी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वह है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। मौलिक अधिकार का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है? तो 90 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपका संविधान के भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये सब संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, माने कितने हाउस हैं? तो आपका हाउस 2 ही गुना है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। 91 का आपका बी हो जाएगा। और अब बात करें अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 80 के अधीन राज्यसभा एवं 81 के अंतर्गत, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आपका लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, पहली सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन और दूसरी सदन कहा जाता है। दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक को अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय आपका प्रश्नकाल का होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल का। तो 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल भारत का देन है, जो 1962 में प्रारंभ हुआ था। सदन का स्थगन सभापति या स्पीकर द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर और श्री अनंत सैनम आपका प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 8 मार्च 1923 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो माणिक साहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 93 का बी हो जाएगा। और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में भाजपा को 32 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो 94 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, RRR नाटू नाटू सॉन्ग वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की है। यहाँ पर कौन है? जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर है, 95 का। और लिथियम एक दुर्लभ पृथ्वी खनिज है और इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च घनत्व वाली बैटरियों के निर्माण में महत्वपूर्ण सामग्री है। नेक्स्ट प्रश्न ट्रांसलेट करना है, हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी विल टू गो हेल्प द फ्लूड विक्टिम्स टुमारो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 96 का। 97 का ऑप्शन जो है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स रोटोंड। तो 97 का आपका कौन हो जाएगा? 97 का डी हो जाएगा, स्लिम। क्या हो जाएगा? स्लिम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटोंड का मतलब मोटा तगड़ा होता है और इसका अपोजिट दुबला पतला हो जाएगा, जो कि स्लिम आता है। नेक्स्ट है 98 नंबर। तो 98 का ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर, हीजे भराएगा। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ हीज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, मैंने करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन ब्लैंक्स करना था। तो 98 का ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका
चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बेलो गिवन बेलो विल एंड वो। विल एंड वो, तो 99 का आपका डी हो जाएगा गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। क्या हो जाएगा? गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल एंड वो का मतलब होता है अच्छा और बुरा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इडियम फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अच्छा और बुरा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रुप प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्रेव। रिप्रेव आपका करेक्ट आंसर रिप्राइव। और प्रोवाइडिंग रिलीफ का मतलब मदद पहुंचाना, और रिप्राइव का भी मतलब होता है। और जैसे में रीयूज का मतलब होता है दोबारा निर्गत करना, रिज्वाइंडर का मतलब जवाब होता है, और रिफ्यूज का मतलब शरण लेना, जिसे में शरणार्थी हम लोग में आए थे, हम लोग शरण लेने म्यांमार से। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।